Hello students, welcome to Educational Feeds, and in this video I am going to make your NCERT Soft Excel clear for you. So just sit with some highlights and stick with the video till the end. Chapter number 1, Chemical Reaction and Equation. तो हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा था, जो कि रिएक्शन दो तरीके की थी। एक थी फिजिकल रिएक्शन थी और दूसरी हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। बट इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के ही बारे में पढ़ेंगे और उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। Consider the following situation of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during the summers, an iron tawa pan meal is left exposed to humidity as atmosphere, grapes get fermented, food is cooked, food get digested in our body, we respire. In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. मतलब हमें यहाँ पे कंसिडर करना है कुछ सिचुएशंस है जो कि डेली लाइफ में होती रहती हैं। जैसे कि अगर हम दूध को गर्मी के दिनों में रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तो क्या होता है, दूध फट जाता है। आयरन तवा को हम अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला छोड़ दें तो उस पर नमी की वजह से उस पर जंग लग जाती है। ग्रेप्स जब फर्मेंटेड हो जाती है, यानी कि ग्रेप जब सड़ जाती है, खाना जब पक जाता है और फूड जब हमारे अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और जब हम रेस्पायर यानी कि सांस लेते हैं, तब ये कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो ये सारे सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन हैं जिसमें इनिशियल सब्सटेंस बिल्कुल ही पूरी तरीके से ही चेंज हो जाता है, जो कि वापस से चेंज भी नहीं हो सकता जैसे वो पहले उसका नेचर था। जैसे कि अगर मिल्क है, हमने उसे रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दिया तो दूध फट जाता है, तो हम दूध को वापस से नॉर्मल उसकी सिचुएशन पे नहीं ला सकते। We have already learned about the physical and chemical changes of matter in our previous classes. तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. तो जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज वैसे चेंज जिन्हें हम कि दोबारा से रिकवर यानी कि रिसाइकल भी नहीं कर सकते, वैसे केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। और जब ऐसे चेंजेस होते हैं तो वैसे रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि असल में एक केमिकल रिएक्शन का मतलब होता क्या है। What do we come to know that a chemical reaction has taken place? आखिर हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। Let us perform some activities to find the answer to this question. तो चलिए हम कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि आखिर एक केमिकल रिएक्शन हुई तो वो कैसे हुई है। तो ये हमारी एक्टिविटी 1.1 है, जो कि सिंपली ये किया गया है कि हमने यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन लिया है और यहाँ पे हमने उसे बर्न करके देखा और यहाँ पे कुछ वाइट सा पाउडर निकला है। एक्टिविटीज़ नीड अ टीचर असिस्टेंट, यानी कि हमें एक टीचर असिस्टेंस की ज़रूरत है। हम कोई भी एक्टिविटी वैसे भी हम अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते। A clean magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long. Hold it with a pair of tongues. Burn it using spirit lamp. इसको स्पिरिट लैम्प की मदद से हमें इसे जलाना है। फिर उसके बाद इसमें से जो भी हमें पाउडर मिलेगा उसे हमें एक वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. आपने ज़रूर ये देखा होगा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उस टाइम पे एक वाइट कलर की फ्लेम निकलती है जो कि बहुत ही तेज़ होती है, और जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। इनकी पहले रिबन था और अब ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये जो हमें पाउडर मिलता है, ये पाउडर एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें इसलिए मिलता है क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का वहाँ पे रिएक्शन हुआ रहता है, और ऑक्सीजन तो हमें एयर से मिली जाती है, तो उन दोनों के बीच में जो भी रिएक्शन होता है उसकी वजह से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे मिलता है। तो ये हमारी तीसरी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर हमने कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, यानी कि जिंक के छोटे छोटे हमने टुकड़े लिए हैं। उसको एक कोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब में हमें डालना है। उसके बाद हमें उसके ऊपर से जिंक सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हमें डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसके ऊपर डालना है। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि आखिरकार उसके अंदर हुए क्या क्या चेंजेस हुए, और जब हमें कोई चेंज दिखाई दे उसके बाद हमें उस फ्लास्क को अपने हाथों से टच करके उसका टेम्परेचर चेक करना है कि
कहीं उसके टेम्परेचर में तो कोई चेंजेस नहीं आए। From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whatever a chemical reaction has taken place. तो हमने ऊपर जितनी भी अभी तक एक्टिविटीज़ देखी उससे हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हमें कुछ कुछ ऐसे जो पॉइंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, और वो पॉइंट ये हैं कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और इसके स्टेट में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है, और अगर किसी भी रिएक्शन के थ्रू उसके कलर में चेंज हो रहा है तब भी हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तब भी ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और चेंज इन टेम्परेचर यानी कि उसके टेम्परेचर में भी कोई बदलाव हुआ है। जैसे कि अगर हम पानी को ही गर्म करते हैं और गर्म करते करते जब वो भाप बन के उड़ जाती है तो भाप के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू जब वो पानी गर्म होता है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। और ये चारों से ही हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। और ये चारों चीज़ें तो हम अपने आसपास ये देखते ही रहते हैं नॉर्मली, कि किसी भी चीज़ के स्टेट में बदलाव आ गया हो, उसके कलर में चेंज आ गया हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन कहीं से हो रहा हो, या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, कोई भी चेंज हो रहा हो। तो ऐसे हम अपने आसपास हमेशा देखते ही रहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कई सारे केमिकल रिएक्शन हैं जो होते रहते हैं हमेशा ही। We will study about the various type of chemical reaction and their symbiotic relationship in this chapter। और अब हम इस चैप्टर में कई तरह के वेरियस यानी कि डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उन सारे केमिकल रिएक्शन के बीच में ऐसा क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जो कि है केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी 1.1 can be discarded as when a magnesium ribbon is burnt in the oxygen, it gets converted into magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form are quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation। मतलब जो भी हमने अभी तक रिएक्शन देखी उस रिएक्शन को अगर हम लिखें तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, फिर उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने उसे बर्न किया, तब हमें जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो इसलिए हमें इसे सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ आइडियाज़ निकाले और केमिकल इक्वेशन बनाए ताकि हम उस वर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और वो बड़े से बिल्कुल छोटा हो जाए और हमें लिखने में भी आसानी हो और समझने में, पढ़ने में, हर चीज़ में हमें आसानी हो जाए। तो ये रही हमारे कुछ वर्ड इक्वेशन जो हमने एक्टिविटी 1.1 देखी थी, उसका ये यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दिया गया है जो कि है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। The substances that undergo a chemical change in the reaction magnesium and oxygen are the reactants. A new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product। मतलब जो सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल चेंजेस के अंडरगो जाते हैं, जिनके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो भी कुछ हमें मिलता है वो हमें प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अ वर्ड इक्वेशन शो चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम। और वर्ड इक्वेशन में हमें किसी भी अगर चेंज को दिखाना होता है तो हम यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बना है एरो से। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंडेड साइड, और लेफ्ट हैंडेड साइड पे यहाँ पे रिएक्टेंट्स दिए जाते हैं और राइट हैंडेड साइड पे यहाँ पे हमें के प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। और अगर रिएक्टेंट्स दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगा देते हैं, और ऐसे ही अगर प्रोडक्ट्स भी हमें दो या दो से ज़्यादा मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस लगा के और हम यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई भी और केमिकल रिएक्शन में कोई भी और प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम उसके बीच में भी प्लस का साइन लगा के हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द एरो हेड पॉइंट्स टुवार्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और एरो का जो हेड होता है, ये जो हेड है एरो का,
ये हमेशा प्रोडक्ट की साइड होता है और ये दिखाते हैं कि रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट हमें मिला, और ये डायरेक्शन भी दिखाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे कोई एक दूसरा तरीका हम निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, क्योंकि अभी जो ऊपर हमने देखा उसमें भी हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं और वर्ड्स भी लिखने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मेहनत, बहुत बड़ा हो जाता है वो भी वर्ड्स भी, जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स हैं और लिखने में हमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूलाज इंस्टीड ऑफ वर्ड। तो ये जो केमिकल इक्वेशन होते हैं ये और भी छोटे और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं अगर हम वर्ड्स की जगह पे केमिकल फार्मूलाज यूज़ करें, जो कि हमने 9th क्लास में देखा ही था कि कई सारे एलिमेंट्स के लिए हम उसके फार्मूला को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के लिए हम Mg का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन के लिए O2 का यूज़ करते हैं। अ केमिकल इक्वेशन represent a chemical reaction. If we recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, अगर हम याद करें कि हम किसी भी केमिकल फार्मूला में मैग्नीशियम को कैसे लिखते हैं और ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, तो जो हमने ऊपर इक्वेशन देखी उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि है Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन is equal to magnesium oxide. Count and compare the number of atom of each elements on the LHS and RHS of the arrow. यानी कि हमें यहाँ पे एटम्स और एलिमेंट्स के जितने भी नंबर है उन्हें काउंट करना है कि LHS में और RHS में कितने कितने हैं. Is the number of the atom of each elements the same on the both side? If yes, then the equation is balanced. अगर इस दोनों साइड हमें नंबर सेम सेम देखने को मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है. इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज ऑफ द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, सच एज केमिकल इक्वेशन is a skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in the air. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हमें ये मिलता है कि दोनों साइड किसी भी एलिमेंट्स या एटम के जो नंबर है वो सेम सेम नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और ऐसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं. और ये जो रिएक्शन है 1.2 यानी कि मैग्नीशियम के हवा में जलने की जो भी रिएक्शन है ऑक्सीजन से, ये एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है. तो इसे एक बार हाईलाइट कर लें अब किसी भी दूसरे कलर से, ताकि आपको याद रहे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकता है. तो अब हमारा अगला टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. रिकॉल द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants. मतलब हमने क्लास 9th में हमने लॉ ऑफ कन्वर्जेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि ऐसा लॉ था जो ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मास क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो जब यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के बीच में फ़र्क कैसे हो सकता है? मतलब प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा है तो रिएक्टेंट कम कैसे? तो ऐसा होना इस लॉ के बिल्कुल खिलाफ है, मतलब इस लॉ को फॉलो नहीं करता. और इस लॉ को फॉलो करने के लिए हम ये सारे जो केमिकल इक्वेशन होते हैं जो कि अनबैलेंस्ड होते हैं उन्हें हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन के लिए और लॉ ऑफ कन्वर्जेशन में फिट करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है. इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एटम्स और एलिमेंट्स के जितने भी नंबर होते हैं वो रिमेन रहने चाहिए, यानी कि जितने स्टार्टिंग में थे उतने एंडिंग में भी होने चाहिए. हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड. और हमें किसी भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें उसे लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास में हमें उसे फिट करना होता है, इसलिए. और हमने जो इक्वेशन देखी 1.2 जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच की केमिकल इक्वेशन थी, तो वो बैलेंस थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की
मात्रा थी, यानी कि Mg तो ठीक था बट O वहाँ पे ज़्यादा था, O2 था। लेकिन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो वहाँ पे भी O यानी कि ऑक्सीजन की संख्या एक ही थी, इसलिए वो एक स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए कि हम एक किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस को देखते हैं, और एक किसी भी इक्वेशन को यानी कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसे हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ऊपर जो वर्ड इक्वेशन हमने अभी देखी थी उसको हम केमिकल इक्वेशन में ऐसे कन्वर्ट कर चुके हैं। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है और यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं और उनके कितने काउंट है, यानी कि LHS में वो कितने हैं और RHS में कितने, हमने वो सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो जिंक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों साइड एक एक है, यानी कि सेम है। हाइड्रोजन भी यहाँ पे दोनों सेम है, और सल्फर ये भी सेम है, ऑक्सीजन ये भी सेम है। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरोज, इक्वेशन 1.3 इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों साइड ही जितने भी एलिमेंट्स के नंबर थे वो सेम हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पहले से ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और हमें इसे दोबारा से बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ऊपर वाली केमिकल इक्वेशन तो पहले से ही बैलेंस थी, अब हम इस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं और इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूलाज, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो स्टेप हमारा पहला है कि हम पहले सारे एलिमेंट्स के अराउंड हमें एक बॉक्स ड्राइंग करना है, और लेकिन उस बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की ना ही कोई नंबर इधर उधर नहीं करने हैं, मतलब उसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना है, बस एक सिंपली हमें बाहर एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है। स्टेप 2 ये है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद हमें एक टेबल बनानी है, उस टेबल के एक साइड जैसा कि ये टेबल दिया गया है कि एक साइड एलिमेंट दिए हुए हैं, दूसरी साइड LHS काउंट यानी कि दोनों साइड रिएक्टेंट्स कितने हैं उनके नंबर लिखने हैं LHS में और RHS में। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट लिख दिए हैं, उनमें LHS में कितने नंबर है और RHS में कितने नंबर है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें लिख देनी है। बस ये दूसरा स्टेप है हमारा। और हमारा तीसरा स्टेप है, इट इज़ ऑफ्टन convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atom. It may be reactant or a product. In that compound, select an element which has a maximum number of atom. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only one of the LHS. टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। तो स्टेप 3 में ये बोला गया है कि जब हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस एटम या किस कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, मतलब जिस भी कंपाउंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे दोनों साइड हम पहले ये देखेंगे कि किस वाले एलिमेंट यानी कि कौन से कंपाउंड में ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स हैं। उसके बाद हम उसी एटम से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग। तो यहाँ पे दिया गया है कि इनिशियली यहाँ पे रिएक्टेंट्स यानी कि H2O में क्या था और हमने बैलेंस करने के बाद यहाँ पे क्या किया है, और प्रोडक्ट्स में भी हमने कैसे कैसे चेंजेस किए हैं। तो सिंपली अगर बुक की लैंग्वेज से हट के चले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे नंबर्स हमें वापस से दोनों तरफ बैलेंस करने, क्योंकि हमने पहले तो एक टेबल बना ही लिया जिसे देख के हम ये पता लगाते हैं कि हाँ किस साइड कितने नंबर है, दूसरी साइड कितने कम नंबर है और हमें कितने नंबर की और ज़रूरत है। वैसे ही करके हमने यहाँ पे 4 ऐड किया है, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो हमें ऑक्सीजन को भी 4 कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने ऑक्सीजन के आगे हमने 4 लगा दिया। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की भी काउंट बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर 4 और हाइड्रोजन हमने ऐड कर लिए। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे भी हम 4 लगा देंगे, जिससे कि दोनों साइड काउंट सेम रहे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की काउंट यहाँ पे सेम हो जाएगी। और उससे अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि Fe3 मतलब 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। सिंपलिंग ये बैलेंसिंग है, ये एक ही स्टेप में हो सकता है, बट
यहाँ पे जब एनसीईआरटी ने स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है तो हम एक बार जस्ट उन स्टेप को हम फॉलो कर लेते हैं कि आखिर वो स्टेप कहते क्या हैं। बट अगर ऐसे एग्ज़ाम वगैरह में पूछी जाए तो आप सिंपली एक ब्रैकेट बना देना और एक टेबल बनाने के बाद उसे खुद से ही देख देख के कि हाँ किस साइड कितने नंबर की ज़रूरत है हम उसे खुद से ऐड कर सकते हैं, इतने स्टेप की ज़रूरत नहीं है हमें। स्टेप 4, Fe and H atoms are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atom in the partially balanced equation. To equalize the number of the hydrogen atom, make the number of the molecule of hydrogen as 4 on the RHS. मतलब सिंपली यहाँ पे बस बुक की लैंग्वेज में ही बता दिया गया है कि हमें हाइड्रोजन को भी हमें यहाँ पे 4 करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे भी जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे तो हाइड्रोजन की काउंट यहाँ पे बढ़ गई थी। तो ऐसे ही करते करते हम सिंपली ये हम पूरी की पूरी से कंप्लीट कर देंगे। स्टेप 5, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड इक्वेशन विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज़ लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज़ आयरन। तो हम जब हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि आयरन यानी कि Fe ही रह जाएगा जिसे कि अब हमें बैलेंस करना है। तो हमने यहाँ पे अब Fe को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने Fe को भी बैलेंस कर दिया। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमने हाइड्रोजन की काउंट यहाँ पे बढ़ा दी थी, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की काउंट को नॉर्मल करने के बाद Fe की काउंट को नॉर्मल कर दिया और ये इक्वेशन अब पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। स्टेप यहाँ पे 6 ये कहता है, फाइनली टू चेक द correctness of the balanced equation we count atom of each element on both side of the equation। अब हम ये करेक्ट करने के लिए कि ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गई या नहीं हुई है, इसके लिए हम दोनों साइड के एलिमेंट्स के जितने भी काउंट है उसे हम काउंट करके देखेंगे और पता लगा लेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हुई है या नहीं। तो हमने ये काउंट करने की खैर ज़रूरत भी नहीं है, दिख भी रहा है कि यहाँ पर ये बैलेंस हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन की काउंट जितनी RHS में है उतनी LHS में है, आयरन, ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सो दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस। और जब ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट हटा देने हैं और फाइनली हमें अपनी इक्वेशन को ऐसे प्रेजेंट करना है अगर एग्जाम में ये आए तो। द नंबर्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड, as we make the trials to balance the equation by using the smallest whole number of the coefficient। और हमने ये जो बैलेंसिंग का मेथड अभी अब ट्राई किया, जिस भी मेथड से हमने इसको बैलेंस किया, इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। और इस मेथड का नाम ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन भी अराइज किया जा सकता है पेपर में, तो आप पहले से यहाँ पे मार्क कर ले कि ये मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड है। और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बैलेंसिंग के लिए सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर के कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम हिट एंड ट्रायल मेथड है। स्टेप 7, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हमने सारे जो इक्वेशन थे उसे हमने बैलेंस भी कर दिया, हमने ये भी लिख दिया कि हाँ केमिकल इक्वेशन जो थे उसका क्या था इक्वेशन, क्या वर्ड थे वो, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि उनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या थी। स्टेट तो हमें खैर पता ही है ना कि फ़िज़िकल स्टेट किस किस तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो जो एलिमेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ये पता लगाने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए आप अपनी केमिकल इक्वेशन को, वहाँ पे हमें कहीं पे भी ये पता नहीं चलता कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, आखिरकार वो क्या है, फिजिकल वो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, ये इनमें से हमें कुछ नहीं पता चलता। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें उसका ये तक भी बताना है कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, इसलिए हम फिज़िकल स्टेट के लिए कुछ सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। The physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous and the solid state of a reactants and product are represented by the notation G, L, A, Q and S। तो G होता है गैस के लिए यूज़, L होता है यूज़ लिक्विड के लिए, aqueous
एक्वस एक अलग स्टेट होती है, एक सेकंड में बताती हूँ अभी। और सॉलिड हम जानते हैं। एक्वस वैसे ये होता है जैसे कि अगर हमने पानी के अंदर चीनी वगैरह को घोल दिया तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया, क्योंकि उसमें दो तरीके की चीज़ें हैं, पानी जो कि लिक्विड था और चीनी जो कि सॉलिड था। अब उन दोनों को मिक्स करके हमें चीनी तो वैसे उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चीनी उसमें प्रेजेंट है, इसलिए उस वो जो भी सॉल्यूशन बना और उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी उसे हम एक्वस स्टेट कहेंगे। तो ऐसे करके हम दिखाते हैं कि गैस जी लगा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो गैस फॉर्म में है। एल से हमें ये पता चलेगा कि वो लिक्विड, ए क्यू यानी कि एक्वस, एस यानी कि सॉलिड। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। तो एक्वस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से, दोनों में से कोई भी चीज़ वाटर के अंदर प्रेजेंट हो, तो हम ये कह देंगे कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। और ये अब हमारा बिल्कुल फाइनल, अब इसके अंदर कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फाइनल केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन रेडी हमने कर लिया, जो कि एक स्केलेटल इक्वेशन थी। उससे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हमने पहले इसे बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद हमने इसके अंदर कुछ सिंबल्स लगाए जिससे हमें और इन्फॉर्मेशन मिल सके पूरे अच्छे तरीके से कि आखिर उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, और ये पूरी तरीके से हमने बैलेंस कर लिया है। Note that the symbol G is used with H2O indicate that in this reaction water is used in the form of steam। अब सपोज करिए कि अगर यहाँ पे G नहीं लिखा तो सिंपली हम H2O, अभी तक तो हमने यही पढ़ा है ना कि H2O पानी के लिए यूज़ करते हैं, तो हम तो यही सोचते हैं कि H2O लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया गया होगा। बट यहाँ पे G लगा देने से हमें ये पता चल रहा है कि वो गैस फॉर्म में, यानी कि जब रिएक्शन हो रही थी तो H2O को हमने एक स्टीम के रूप में लिया था। यूजुअली physical state are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction condition such as the temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, मतलब कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी देखते हैं। हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर ही वो रिएक्शन करते हैं। जैसे कि अगर हमें ठंडे पानी को मतलब पूरी अच्छे तरीके से जमाना है तो हमें उसके लिए टेम्परेचर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी कि हमें उसे 0 डिग्री पे ही करना है, तभी जाके वो बर्फ़ में बनेगा। तो ये भी बताने के लिए कि आखिरकार हमने कितना टेम्परेचर यूज़ किया, तो हम एरो के ऊपर या एरो के नीचे हम ये लिख सकते हैं कि हमने किस टेम्परेचर का यूज़ किया। या फिर अगर हम सपोज़ करो कि बर्फ़ को जमाने के लिए हम उसके अंदर, अगर हम बर्फ़ को कोई कलर देना चाहते हैं और उसके अंदर हमने कोई कलर ऐड किया, तो उस कलर के बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम एरो के ऊपर या नीचे हम ये लिख देते हैं कि हमने कितने प्रेशर मतलब टेम्परेचर का यूज़ किया, क्या प्रेशर लगाया, या कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा की, उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड की, वो हम एरो के ऊपर लिख देते हैं या एरो के नीचे लिख देते हैं। ये भी हमारी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग का ही एक पार्ट है। तो अब ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और इन टेक्स्ट क्वेश्चन की एक अलग ही वीडियो होगी और सारे सॉल्यूशन होंगे। तो उसी वीडियो में ही इसे भी कंटिन्यू कर लेंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।